Hello student, welcome to our live classes. बीएससी थर्ड ईयर में जो आपके सेकेंड ईयर के बच्चे अब बीएससी फाइनल में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, उनके लिए जो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। क्वांटम मैकेनिक्स, तो फर्स्टली हम ये समझ लेते हैं कि आखिर क्वांटम मैकेनिक्स कहता क्या है ये क्वांटम मैकेनिक्स और इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए जब हम किसी पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, मूविंग पार्टिकल की बात करते हैं, तो वहाँ पे टू टाइप्स के फिनोमिना चलते हैं, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा ये सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की चर्चा हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक जनरल फॉर्म यहाँ पे समझेंगे कि आखिर क्लासिकल मैकेनिक्स कहता क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक वह होता है जिसमें आपका कोई भी जो पार्टिकल है जब वो मूविंग फॉर्म पे रहता है, लाइक जैसे अभी आप लोग देखते हैं साइकिल चलती रहती है, कार चलते रहते हैं, बस चलती रहती है ना। तो ये जो ये कण जो हम कार, बस और साइकिल और फुटबॉल और जितनी भी चीज़ें हैं जो मैक्रो स्कोपी लेवल पर आपको दिखाई देती हैं, उनकी जो मूविंग होती है वो या उनके जो रिलेटेड हम उसमें स्टडी करते हैं, तो वो आपका क्या किस पे आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल मूव कर रहा है ना, फुटबॉल को हमने किक किया तो फुटबॉल क्या करता है, मूव करता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दूसरा उसकी स्पीड कुछ होगी, वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी उसमें होगा, उसमें मोमेंटम होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब जितनी भी चीजें हमको जो दिखाई देती हैं या बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तब वो आपका क्या कहलाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, मतलब बड़े पार्टिकल्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में बड़े पार्टिकल के बारे में बता सकते थे, बट उसमें छोटे से छोटे पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देते उनके बारे में ये व्याख्या करने में असफल रहा। तो वैज्ञानिकों ने फिर क्वांटम मैकेनिक्स का इसमें वो किया गया, क्वांटम मैकेनिक्स अस्तित्व में आई। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत इसमें यह देखा गया कि इसके जो मतलब जो माइक्रो अर्थात सूक्ष्म अवस्था में जितने भी सारे पार्टिकल होते हैं उनकी जो स्टडी की गई, उनके मूवमेंट के बारे में जो स्टडी की गई, वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ कि आखिर ये छोटे पार्टिकल होते कहाँ हैं। छोटे पार्टिकल आपके न्यूक्लियस में होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन आपका मूविंग फॉर्म पर होता है न्यूक्लियस में, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि मतलब एट अ टाइम वो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर होगा, और जब उसमें इमिशन होता है या एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तब क्या होता है, और जब एक्साइटेड स्टेट पे जाके अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर आता है तब क्या होता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो आपका किसके अंतर्गत आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हम लोग आप दिखाई भी देता है आपको लाइट, सनलाइट कहे या जो भी आपको ये प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, ये लाइट्स के रिलेटेड ही हमें दिखाई दे रही है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो लाइट्स, आखिर लाइट होता क्या है। लाइट में एक टॉपिक है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वहाँ पे लाइट का विस्तृत वर्णन किया गया कि आखिर लाइट है क्या। तो फॉर एग्जांपल एक कोई मेटल हो गया, जब इस पर क्या किए थे, लाइट इमिट की जाती थी, लाइट को इस पर क्या किया जाता है, बम्बार्डिंग की जाती थी। तो इससे क्या होते थे, इस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता था, उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता था, उत्सर्जन होता था। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आखिर हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ, इसमें तो लाइट ही ना पड़ी। तो लाइट क्या थी, लाइट इसमें लाइट को एक वेव के फॉर्म पे ना समझ के क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात कर रहे हैं हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव पार्टिकल डुअलिटी ये होती है, मतलब कण की या तरंग की या वेव की, ये दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति में दैट मीन्स कि जो लाइट है एक कण की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है और वेव की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों एट अ टाइम सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे वो क्या करता है, पार्टिकल की भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और वेव की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैसे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर प्लांक ने क्या कहा कि जो लाइट्स है वो बंडल ऑफ एनर्जीज है।
और जो ये बंडल ऑफ एनर्जीज हैं इनको उन्होंने पैकेट कहा, या उन्होंने छोटा छोटा पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल जो हैं वो इस मेटल प्लेट पर क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन ये जो होते हैं इन्हें बंडल्स ऑफ एनर्जी कहा गया, बंडल्स, एनर्जी का बंडल्स कहा गया। तो आखिर इन फोटॉनों की एनर्जी होती कितनी थी? तो सर प्लैंक ने इन फोटॉनों की जो एनर्जी दिया वो एक इक्वेशन के थ्रू आता है, दैट मींस E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू। अर्थात जो पार्टिकल हमारी जो लाइट है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी, ठीक है। तो आखिर ये अभी यहाँ पे जो एच है ये आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, और यच क्या है, यच यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। 67 इंटू 10 टू द पावर -37 10 टू द पावर -37 मीटर स्क्वायर केजी सेकंड, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -37, सॉरी 37 नहीं 34 होगा, 34 है, क्लियर। तो फोटॉन्स की, हर एक फोटॉन्स की मतलब कंटिन्यूअस एक फोटॉन इस पे पड़ा है ना, और जो इसमें पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स थे उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो गया। तो फर्स्टली टाइम पर यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज होकर जो इलेक्ट्रॉन हमारा इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होकर म्यू डैश हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर तो उस टाइम पर भी कुछ लोगों को ये समझना रहा कि ये प्लैंक की थ्योरी लोगों को समझ में ना आती कि आखिर ये कैसे, ये प्रकाश है, प्रकाश तो वेव नेचर का होता है ना, तो लोगों को पार्टिकल की नेचर इसमें ना समझ में आए। तो फिर सर आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया। सर आइंस्टीन ने ये कहा कि जो पार्टिकल होता है वो लाइट स्पीड से चलता है, लाइट स्पीड, अर्थात यहाँ पे ये कहा कि लाइट मतलब वेव के फॉर्म पे चल रहा है, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। कितनी है? तो जो लाइट की स्पीड होती है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे थे हम लोग, हाँ। अब सर आइंस्टीन ने प्लैंक की थ्योरी को काफी अच्छे से इलेबोरेट किया। इलेबोरेट करने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि जो भी पार्टिकल होते हैं उनमें एक टाइप की और एनर्जी होती है, जब उसमें क्या होता है, मास। अब पार्टिकल है तो मतलब उसमें मास होगा, तो मास है, और वो लाइट जो है लाइट स्पीड से चल रही है, अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। तो उन्होंने क्या कहा, ए इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, इसे द्रव्यमान समतुल्यता का भी समीकरण कहते हैं, ए इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर, ये था। फिर ठीक है। फिर अब इन दोनों वैज्ञानिकों के बाद फिर आए ड्रिबॉगली, है ना, डिब्रॉय कहते हैं कुछ लोग ड्रिबॉगली कहते हैं। तो हमारी भारत में इन्हें ड्रिबॉगली ही कहा जाता है ना, इनके नाम को ड्रिबॉगली ही पढ़ा जाता है। तो ड्रिबॉगली का इक्वेशन जो था, ड्रिबॉगली का इक्वेशन जो था वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी था। ये ड्रिबॉगली का इक्वेशन था। और ये जो इक्वेशन था ये प्लैंक का इक्वेशन था। ये किसका इक्वेशन था, ये आइंस्टीन का इक्वेशन था। तो ड्रिबॉगली ने आइंस्टीन और प्लैंक के इक्वेशन का यूज करके अपना एक अलग से मत दिया, जिसे ड्रिबॉगली इक्वेशन कहा जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू hp। ये आता कैसे है, देखिएगा, जब हम E इज इक्वल टू, या दोनों समीकरण हमारा E इज इक्वल टू क्या है, एच म्यू है,
एच न्यू है, और हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू एक mc स्क्वायर। हमने बताया कि अभी आइंस्टीन का इक्वेशन है, तो जब इसके बैलेंस पे ये रखते हैं तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हुआ। ठीक है, फिर न्यू इज इक्वल टू आपका होता क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, जहां सी और लैम्डा क्या है, उसकी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी आपकी म्यू हो गई और स्पीड ऑफ लाइट सी हो गई। तो यहाँ पे हम बैलेंस करके रख देते हैं म्यू, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जिसमें से एक सी कट गया और ये हो गया एम सी इज इक्वल टू एच लैम्डा। फिर अब आप देखिए, तो ये क्या है, आपका मास है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी है ना। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो भी कुछ इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात मास और वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम चूंकि पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वेव पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम वेलोसिटी भी ना लेकर हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। तो ये भी एक इक्वेशन को क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, P इज इक्वल टू आपका H अपॉन लैम्डा। फिर तो लैम्डा इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये एक आपका de Broglie इक्वेशन आ गया। तो de Broglie ने यह कहा कि कोई भी लाइट जब ट्रेवल करती है तो अपने साथ एक वेवलेंथ को क्रिएट करते हुए चलती है। दैट मीन्स जब वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा लंबी होगी, तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी या सॉरी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, कहाँ पे, वेव में। तो आइए उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को समझ रहे हैं। तो क्या था, तो फर्स्टली आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा होगा, वेव में वेव आपकी क्या होती हैं, टू टाइप्स की होती है, एक लॉन्गिट्यूडल, दूसरा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो होती हैं, जिसे हिंदी में आप अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग आपकी क्या होती है, प्रोपेगेट होती है क्लियर। तो ये आपका फॉर एग्जांपल जीरो टाइम से चला, तो जीरो टाइम पे इसने यहाँ पे आपका कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। जब कोई वेव ट्रेवल करती है, मैक्सिमम हाइट तक कवर करती है, तो आपका उसका मैक्सिमम हाइट जो रहती है उस वेव की, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं, श्रिंग कहते हैं। श्रिंग आप लोगों ने सुना होगा, श्रिंग और इसे गर्त। जो ऊंचा वाला भाग है उसे श्रिंग कहते हैं, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है, जिसे इसे आप क्रस्ट कह सकते हैं, क्रस्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रॉक। ठीक है, श्रिंग और गर्त, श्रिंग श्रिंग और गर्त। ठीक है, और यहां से यहां तक पूरा वन साइकिल, ये हाफ साइकिल और ये है ना सेकंड अनदर हाफ साइकिल, ये भी आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, दोनों सेम हाइट्स का रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपसे 1 लैम्डा से रिलेटिव होती है। और दूसरा कहें, दूसरा लैम्डा कहेंगे तो 1 अर्थात जब लैम्डा ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा लंबी लंबी होंगी, ये तो वन वेवलेंथ हुई। सेकंड वेवलेंथ इस तरह, जब ये बहुत ज्यादा होंगी, तब आपका क्या कहलाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। जब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम होने का सेंस, ये दोनों में अलग अलग हम ग्राफ में देख लेते हैं। वेवलेंथ कम होने के सेम में क्या होता है कि मतलब एक सेकंड में जितनी बार वेवलेंथ कंप्लीट करता है या वन साइकिल कंप्लीट करता है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो एक सेकंड में जितनी, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक जाने में उसको एक सेकंड लगा, तो उस टाइम पर उसने इतने सारे वेव्स को, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस टाइम पे उसने कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी वेवलेंथ कंप्लीट किया, ये 1 2 3 4 5 6 और 7
7, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी 7 मीटर पर सेकंड जो भी होगा। और आपकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितनी है इसमें, इतनी ही है, ये एक 1 वेवलेंथ, फिर इसके बाद ये अनदर 2, इसके बाद ये आपका कहाँ तक, यहाँ तक 3, है ना, सब इक्वल साइड के होंगे। इसमें ग्राफ पे बनाना थोड़ा सा है ना, आप ये समझिएगा कि ये दोनों वेवलेंथ क्या होंगी, ये सारी इक्वल्स होंगी, है ना, 1 यहाँ तक, 2 आपकी यहाँ तक, थर्ड फर्स्ट, ये थर्ड यहाँ तक, फोर्थ आपकी यहाँ तक, ठीक है, ये सारी यूनिट्स इक्वल होंगी, सेम होंगी। तो ये 1 वेवलेंथ का आपका जो वेवलेंथ कम हो, जब वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ जब ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इस इक्वेशन के तहत या ग्राफ के तहत, ठीक है। तो ये था, क्या बता रहे थे हम, वेवलेस रिंग और क्लस्टर गर्थ हो गया, ठीक है। फिर आपको बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहलाता है। तो यहां पर तो हमने समझा कि ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, हम टाइम के हिसाब से बता सकते हैं कि हमारी वेव कहां तक पहुंचेगी, है ना, कहां तक प्रोपेगेट होगी टाइम के अकॉर्डिंग। बट जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तब हम यहाँ पे यह भी बता सकते हैं कि आखिर एट अ टाइम जो फोटॉन का पार्टिकल है वो एट अ टाइम किस पोजीशन पर होगा, यह भी बताया जा सकता है। इसको बताने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक अपना एक नियम दिया जिसे अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग को कहलाते हैं, जिसमें वेव पार्टिकल की ड्यूअलिटी की बात करता है। तो अब देखते हैं, यह हो गया। तो तो जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सॉरी फाइनल में, आपका जो यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपने क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन समझ गया होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल का स्टडी करते हैं, उसके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके वेलोसिटीज के बारे में बात करते हैं, उसके एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें, मतलब हम और उनकी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और लाइट मतलब फोटॉन, लाइट क्या है, लाइट एक वेव नेचर यहाँ पे ना मानकर उसे एक पार्टिकल का नेचर का मानकर उसके बारे में स्टडी की जाती है। इसमें जो प्रमुख वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन, प्लैंक और ड्रिबॉगली, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, ये आपके क्या होंगे, इसके इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो अब ये आपका टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया। अब यूनिट में आते हैं, यूनिट फर्स्ट के, यूनिट फर्स्ट जो आपका है, यूनिट फर्स्ट में जो आपका पहला टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसके बारे में हम पहले ब्रीफ में कुछ शॉर्ट में चर्चा किए थे कि कोई मेटल होती है, कोई जब मेटल होता है उस पर जब फोटॉन ऑफ लाइट, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, या फ्रिक्वेंसी की बात करें तो न्यू है, और तो जब वो लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है, मतलब पैकेट पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स फोटॉन, जब फोटॉन्स क्या करता है उस पर इंसिडेंट करता है, एवरी फोटॉन्स जब उस पर क्या करते हैं, मेटल पे इंजेक्ट पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ये फोटॉन है, जो इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर सेल के, फॉर एग्जांपल ये मेटल बना हुआ है कार्बन का, कार्बन की बात करते हैं, मेटल कार्बन नहीं है तो आप एक Fe ले लेते हैं। तो आयरन में आपके जो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते हैं इस फोटॉन्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के पश्चात क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को इमिशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होकर इस बार क्या हो जाती है, डैश हो जाती है। तो यही आपका एक छोटा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, जिसमें आपका E इज इक्वल टू एनर्जी इसकी क्या होती है, प्रत्येक फोटॉन्स की E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। केवल इसमें इतनी सी बात की गई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फिर एक और चीज, तो इसी के हाँ, सर प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया
इसी इक्वेशन के थ्रू, कौन सा इक्वेशन था, E इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल सॉरी प्लस m0 सी की पावर 4 आई थिंक, ठीक है, m0 स्क्वायर सी। इसे क्या कहते हैं, इस टाइम पर मोमेंट भी था, मास भी था, बट जब लाइट का पार्टिकल होता है, फोटॉन क्या है, ये मासलेस पार्टिकल की बात थी, मासलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल मतलब दैट मीन्स m0, मतलब कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, बस क्वांटम मैकेनिक्स में मासलेस पार्टिकल की बात की जाती है। इलेक्ट्रॉन भी होगा जो उसका मास क्या होता है, नियरली, है ना 1.6 कुछ करके है, तो उसका भी क्या होता है, मास क्या होता है, रेस्ट मास जो होता है काफी कम होता है। तो अब यहाँ पे जो अभी हम फोटॉन्स की बात करें वो मासलेस पार्टिकल होता है, तो मासलेस पार्टिकल दैट मींस इसका मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपके बचेगा क्या, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू पी सी, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ई अपॉन सी, ई अपॉन सी। फिर आपने आपने एक चीज पढ़ा होगा क्या, कि आपका ई आपका एस न्यू अपॉन सी का क्या होता है, म्यू म्यू न्यू लैम्डा, लैम्डा न्यू होता है, लैम्डा न्यू, तो न्यू से न्यू आपका कट जाएगा, तो ये पी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एस लैम्डा। मतलब देखिए, सॉरी, है ना, इसको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मतलब प्लांक के नियम से, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक के एनर्जी के लॉ से हम क्या कहते हैं, de Broglie का इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक में बस इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट, फिर हम कभी सॉरी नेक्स्ट क्लास में आपको और इसके आगे का पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।